नमस्कार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HPLT टेट के संपूर्ण प्रश्न पत्र को। यहाँ पर प्रश्न थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं, आप कोऑपरेट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 124 पूछा गया है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो जो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं तो वे हैं विकल्प डी, अब्दुल गफ्फार खां। जब आप पूरे प्रश्न पत्र देख लेंगे, क्वेश्चन को देख लेंगे, तो आपको लास्ट में बताना है कि आपके वीडियो के अनुसार कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। इसी के साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने मित्रों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी अपने सही प्रश्नों के उत्तर मिल सकें। अगला क्वेश्चन है 125। तो पूछा गया है, विश्व में किस देश का संविधान सबसे लंबा है। तो यहाँ पर जो सबसे लंबा संविधान होगा तो ये होगा भारत देश का। यहाँ पर जो बी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 126। तो पूछा गया है, चंद्रनाहन झील किस जिले में स्थित है। तो जो चंद्रनाहन झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो ये होगी विकल्प बी, शिमला में। 126 का यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो वो रहेगा दोस्तों बी, शिमला। अगला क्वेश्चन है, साच पास या साच दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये होगा चंबा में। यहाँ पर जो डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 128। तो इसमें पूछा गया है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। यहाँ पर जो विकल्प बी है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 129। तो इसमें पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल क्या होता है या कितना होता है। तो 129 का सही विकल्प होगा 5 वर्ष। यहाँ पर जो डी विकल्प है बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 130। तो पूछा गया है, प्रसिद्ध रोरिच आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है। तो जो रोरिच आर्ट गैलरी स्थित होगी ये होगी कुल्लू के नगर में। यहाँ पर ए सही विकल्प होगा। जो रोरिच थे ये रूस के रहने वाले थे और कुल्लू में आकर रहते थे। अगला क्वेश्चन है 131। तो यहाँ पर पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो जो ये आपका 131 का सही विकल्प होगा विद्या स्टोक्स, सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है 132। तो इसमें पूछा गया है, लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रसिद्ध शिमला कालका रेलमार्ग का शुभारंभ कब किया गया था। तो सही विकल्प होगा 132 का 1903। यहाँ पर सी सही विकल्प होगा। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने बताया था आपको क्या जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A है किससे संबंधित है। गलती से मैंने आपको ये स्वतंत्रता का बता दिया था। इसका स्वतंत्रता नहीं होगा, ये शिक्षा से संबंधित होगा। यहाँ पर जो विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 146। तो यहाँ पर पूछा गया है, जब भारत आज़ाद हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो ये था विकल्प ए, क्लेमेंट एटली। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए जो LT टेट की बाकी वीडियोस हैं उन्हें भी मैं इस वीडियो के साथ मर्ज कर दूंगा। आप उन्हें भी देख सकते हो ताकि आपको एक ही वीडियो में सारे पार्ट्स मिल सके। अगला क्वेश्चन है 147। तो पूछा गया है, निम्न में से किस क्रिकेटर ने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी है। तो जो ये पुस्तक होगी तो ये होगी विकल्प ए, कपिल देव की। 147 का यहाँ पर सही विकल्प ए होगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए या ये प्रश्न पत्र चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। वहाँ पर आपको ये PDF प्रदान कर दी जाएगी। इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़कर अपने हिंदी साहित्य की पढ़ाई को भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, क्योंकि अधिकतर प्रश्न हमारे इन चैनल के माध्यम से ही इस प्रश्न पत्र में प्रस्तुत किए गए थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 9। तो इसमें पूछा गया है, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो ये होगा अकिंचन। यहाँ पर जो विकल्प भी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर 31। तो इसमें पूछा गया है, सुषमा तभी नाचेगी जब उसे पूरे
पैसे मिलेंगे इस वाक्य में रेखांकित शब्द की रचना हुई है। तो यहाँ पर तभी में होगा विकल्प बी। 31 का सही विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 36। तो इसमें पूछा गया है निम्न में से संकर शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर जो 36 में संकर शब्द होगा तो ये होगा विकल्प ए सीलबंद। दोस्तों आपको लग रहा होगा वीडियो को बिल्कुल बीच बीच में पॉज किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्न को डिस्कस करेंगे जिन्हें हमने बाकी के पार्ट्स में डिस्कस नहीं किया है। आप बाकी के पार्ट्स भी देख सकते हो, वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो को मर्ज किया जाएगा और अंत में आप उन्हें भी देख सकते हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मैं सच कहता हूँ सखे सुकुमार मत जाना मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। तो ये जो पंक्ति है यहाँ पर पूछा गया है कौन सा रस है। तो यहाँ पर जो रस होगा 44 का तो ये होगा बी रस। यहाँ पर बी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 50। तो इसमें पूछा गया है प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो ये रहेगा विकल्प बी गोदान। अगला क्वेश्चन है 51। तो यहाँ पर पूछा गया है मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, ये कथन किसका है। तो जो ये कथन होगा ये होगा विकल्प ए निराला का। अगला क्वेश्चन है 52। पूछा गया है रतिनाथ की चाची उपन्यास किस लेखक का है। तो जो ये उपन्यास होगा तो ये होगा विकल्प बी नागार्जुन का। तो आप देख सकते हो ये जितने भी प्रश्न थे साधारण ही थे, उतने हाई लेवल के नहीं थे, एक दो प्रश्न को छोड़कर। अगर आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे होंगे तो आपको इनका लेवल पता चल गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है माया महाठगनी हम जानी। तो जो ये पंक्ति है किसकी है। तो ये पंक्ति होगी विकल्प सी कबीरदास की। अगला क्वेश्चन है रतिहास शोक आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत की जाती है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी स्थायी भाव। अगला जो क्वेश्चन है 55। तो यहाँ पर पूछा गया है उदंत मार्तन किस प्रकार का पत्र है। तो इसका सही विकल्प रहेगा यह एक साप्ताहिक पत्र है और ये है इसे हिंदी का प्रथम पत्र होने का भी गौरव प्राप्त है। अगला क्वेश्चन हो गया यहाँ पर 56। तो पूछा गया है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी विकल्प ए 1893 में। अगला क्वेश्चन है 57। पूछा गया है अनामदास का पोथा उपन्यास किसका है। तो ये है दोस्तों विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आपको याद रखना है कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ये अनामदास का पोथा है, पूछा जाएगा किस विधा की रचना है। तो दोस्तों ये है उपन्यास विधा की रचना। इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है 58। तो इसमें पूछा गया है आषाढ़ का एक दिन रचना के लेखक हैं। तो जो ये है आपका मोहन राकेश की रचना और यह एक नाटक है। इसकी विधा भी आपको याद रखनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है ये है 59। तो इसमें पूछा गया है कि जो खंडहर का तत्सम शब्द क्या होगा। तो जो खंडहर का तत्सम शब्द होगा तो ये होगा विकल्प सी खंडगृह। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 60। तो पूछा गया है चांद का मुंह टेढ़ा किस कवि का काव्य संग्रह है। तो ये होगा 60 का सही विकल्प होगा आपका विकल्प ए मुक्तिबोध का। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह है मुक्तिबोध का। यहाँ पर ए सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 61। तो पूछा गया है यरलव व्यंजनों को कहते हैं। तो जो ये व्यंजन है यरलव इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। यहाँ पर विकल्प भी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 62। तो इसमें पूछा गया है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। तो जो दिए गए विकल्पों के अनुसार शुद्ध शब्द होगा तो ये होगा विकल्प बी 63। 62 का सही विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है 63। तो इसमें पूछा गया है दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है। तो ये ली गई हैं आपकी विकल्प
बी सरोज स्मृति से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 64। तो इसमें पूछा गया है 60 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य पर होने वाले उत्सव को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं विकल्प ए हीरक जयंती। अगला क्वेश्चन है 65। तो इसमें पूछा गया है हड्डियों में छिपा ज्वर तथा आग हर चीज में बताई गई थी किस रचनाकार की रचनाएं हैं? तो ये है 65 का सही विकल्प होगा यहाँ पर बी चंद्रकांत देवतले। देवताले या देवतले आप कुछ भी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर 66। तो इसमें पूछा गया है होरी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो जो होरी है ये है गोदान उपन्यास का पात्र। यहाँ पर जो सही विकल्प बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है 67। पूछा गया है जो कहूँगा सच कहूँगा संस्मरणात्मक कृति के लेखक कौन हैं? तो ये होंगे विकल्प ए कांति कुमार जैन। ये सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन 68 है। इसमें पूछा गया है बे लड़ेंगे हजार साल रचना कौन सी विधा की है? तो 68 का सही विकल्प रहेगा यहाँ पर विकल्प बी रिपोर्ताज। जो रिपोर्ताज जो ये रचना है वे लड़ेंगे हजार साल, ये रिपोर्ताज विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है 69। पूछा गया है फूलों का कुर्ता कहानी किसकी है? तो जो ये कहानी होगी ये होगी विकल्प डी यशपाल की कहानी। आप इस प्रकार से याद रखते हैं कि जो फूलों का कुर्ता क्या है यह एक कहानी है और इसके रचनाकार यशपाल हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 70। पूछा गया है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण रचना है। तो इसके रचनाकार होंगे विकल्प ए रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है 71। पूछा गया है पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो जो पद्मावत लिखा गया है ये लिखा गया है अवधी भाषा में और इसके जो रचनाकार हैं ये है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन है 72। पूछा गया है हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपयुक्त पंक्तियां किस के द्वारा रचित हैं? तो ये हैं विकल्प ए मैथिलीशरण गुप्त की रचनाएं पंक्तियां। 72 का सही विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 73। पूछा गया है कुरु कुरु स्वाहा किसका उपन्यास है? तो जो कुरु कुरु स्वाहा है ये होगा विकल्प सी मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास। 73 का सही विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन है बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारागढ़ उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो ये होंगे विकल्प ए जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां। अगला क्वेश्चन है 75। इसमें पूछा गया है सरकार या कोई संस्था अपनी किसी नीति निर्णय प्रस्ताव या आदेश को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए पत्र पत्रिकाओं में जो सूचना देती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रेस विज्ञप्ति। यहाँ पर 75 का सही विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 76। तो थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है। पूछा गया है लोकसभा स्पीकर शब्द निर्माण की दृष्टि से कैसा है? तो जो 76 का सही विकल्प होगा तो ये होगा विकल्प डी। जहाँ तक मुझे लगता है इसका सही विकल्प 76 का डी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 77। तो पूछा गया है नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन हैं? तो 77 का सही विकल्प होगा विकल्प ए सदल मिश्र। अगला जो क्वेश्चन है 78। तो इसमें पूछा गया है मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? तो ये होगा 78 का बी खड़ी बोली। अगला जो क्वेश्चन है 79। तो पूछा गया है टुकड़े टुकड़े दास्तां विधा। पूछा गया है कि जो थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ। टुकड़े टुकड़े दास्तां किसकी रचना है या किसके रचनाकार कौन है? तो ये है अमृतलाल नागर। समझ लेना दोस्तों प्रश्न को, थोड़ा सा ब्लर है दिखाई नहीं दे रहा है ये। अगला क्वेश्चन है 80। पूछा गया है नहीं पराग नहीं मधुर मधु यही काला, ये जो पंक्ति है किसकी है? तो ये है विकल्प बी बिहारी दास की। इन्होंने ये पंक्ति अपने राजा जयसिंह के प्रति कही थी। अगला क्वेश्चन है 81। पूछा गया है कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? तो जो कीर्ति लता के रचनाकार हैं तो ये होंगे 81 का बी विद्यापति। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 82। पूछा गया है मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? तो जो मुझे चांद चाहिए ये विधा होगी आपकी उपन्यास। सही विकल्प डी होगा।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 83, तो उसमें पूछा गया है गीदड़ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो जो 83 का सही विकल्प रहेगा तो ये रहेगा विकल्प सी गीदड़ी। अगला क्वेश्चन है 84, पूछा गया है चढ़ते हुए डैश को देखकर हम लोग मंत्र मुग्ध हो गए। तो यहाँ पर 84 का सही विकल्प होगा ए मृग समुदायक। पूरा वाक्य इस प्रकार से बनेगा, चढ़ते हुए मृग समुदाय को देखकर हम लोग मंत्रमुग्ध हो गए। रिक्त स्थान में ए आएगा। अगला क्वेश्चन है 85, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से रीति सिद्ध कौन से कवि होंगे। तो यहाँ पर जो विकल्पों के अनुसार सही विकल्प होगा बी, 85 का बी बिहारी दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्रेमचंद की ईदगाह कहानी का नायक कौन है। तो ये होगा विकल्प बी हामिद। आपको यहाँ से देखना है कि किस प्रकार से अगला प्रश्न भी बन सकता है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ईदगाह कहानी है इसके कहानीकार कौन है। ये होंगे प्रेमचंद, और इस कहानी के मुख्य पात्र होंगे या नायक होंगे हामिद। अगला क्वेश्चन है 87, इसमें पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय निर्धारित किया है। तो ये किया है विकल्प सी संवत 1375 से लेकर 1700। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर 88, तो इसमें पूछा गया है जलवा कहानी के कहानीकार कौन हैं। तो 88 का सही विकल्प रहेगा यहाँ पर ए फणीश्वर नाथ रेणु। अगला जो क्वेश्चन है ये है 89, तो इसमें पूछा गया है मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है। तो ये होंगे विकल्प डी मोहन राकेश। 89 का सही विकल्प होगा मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन है 90, पूछा गया है मुझे तुम्हारा साथ मिला कविता किस कवि द्वारा लिखित है। तो जो 90 होगा, 90 का सही विकल्प होगा ए मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की कविता है ये मुझे तुम्हारा साथ मिला। अच्छा क्वेश्चन था ये भी दोस्तों आज की प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है 91, पूछा गया है चितवन नहीं होगा, चितवन की छां किसका निबंध संग्रह है। तो ये होगा विकल्प भी विद्यानिवास मिश्र। अगला क्वेश्चन है 92, तो इसमें पूछा गया है स्थूल का विपरीत क्या होगा। यहाँ पर स्थूल का विपरीत होगा 92 में ए सूक्ष्म। अगला क्वेश्चन 93, तो यहाँ पर पूछा गया है भूगोल का विपरीत होगा। तो ये जो भूगोल का विपरीत होगा खगोल। यहाँ पर विकल्प ए सही होगा इसका भी। अगला जो क्वेश्चन है 94 का, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द दिया जाएगा तो ये होगा विकल्प बी श्रृंगार। इस प्रकार श्रृंगार लिखा जाता है। अगला जो क्वेश्चन होगा यहाँ पर, तो उसे देखते हैं निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है। 95 का सही विकल्प रहेगा यहाँ पर बी अतिथि। तो अतिथि इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है 96, शुरू में किस उपन्यास का पठन सुख लेने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़ना सीखा। तो जो 96 का सही विकल्प होगा तो ये होगा विकल्प बी चंद्रकांता संतति, और इसके उपन्यासकार थे देवकीनंदन खत्री। अगला जो क्वेश्चन है ये है 97, तो इसमें पूछा गया है पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना जाता है। तो जो 97 का सही विकल्प रहेगा यहाँ पर तो ये रहेगा विकल्प बी अपभ्रंश। 97 का सही विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 98, पूछा गया है या लकुटी अरु कामया पर राजती हूँ पुर को तजीडारो। तो जो पंक्ति है किसकी है। तो यहाँ पर 98 का सही विकल्प रहेगा सी रसखान। अगला क्वेश्चन है 99, पूछा गया है कल सुनना मुझे किस कवि का कविता संग्रह है। 99 का सही विकल्प होगा ए सुदामा पांडे धूमिल। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है 100, पूछा गया है श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बच्चे अकुलाते हैं। तो जो ये पंक्ति है किसकी है पूछा गया है। तो ये पंक्ति होगी विकल्प ए रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन है 101, तो इसमें पूछा गया है ये सोचकर कि दरख्तों में छाँव होती है यहाँ बबूल के साय में आके बैठ गए। पंक्तियाँ किसकी हैं। तो ये हैं प्रसिद्ध गजलकार विकल्प बी दुष्यंत कुमार की। यहाँ पर 101 का सही विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है 102, पूछा गया है सांप नामक लघु कविता किस कवि की है। तो जो सांप नामक लघु कविता है तो ये है अज्ञेय की। यहाँ पर जो विकल्प बी होगा बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन है 103, तो पूछा गया है अवधी वघेली छत्तीसगढ़ी बोलियाँ हिंदी में किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं।
तो ये सभी आएंगी। 103 का सही विकल्प बी होगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो इसको याद रखने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जो पूर्वी हिंदी की बोलियाँ होंगी उन्हें याद रखना आपने अवच अवच। अ से होगा अवधी, व से होगा बघेली और छ से होगा छत्तीसगढ़ी। तो इस प्रकार आप इन्हें याद कर सकते हो। 103 का सही विकल्प बी होगा। जो 104 है, तो यहाँ पर पूछा गया है राजभाषा विभाग स्वतंत्र रूप से किस सन में कार्य करने लगा था। तो 104 का सही विकल्प यहाँ पर होगा 1975, यानी कि सी सही विकल्प होगा इसका। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर 105। तो इसमें पूछा गया है हिंदी पोर्टल वेब दुनिया कहाँ से शुरू हुआ था। तो इसका जो सही विकल्प होना चाहिए मेरे अनुसार तो वो होगा विकल्प बी, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर से हिंदी पोर्टल वेब दुनिया का आरंभ किया गया था या शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 106। तो इसमें पूछा गया है पारिभाषिक शब्दों का अर्थ किस शब्द शक्ति में रहता है। तो मुझे इसका उत्तर कंफर्म नहीं है, शायद ए हो सकता है इसका उत्तर, अभिधा। अगला क्वेश्चन है 107। तो इसमें पूछा गया है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प ए, 1 अक्टूबर 1961 को। अगला क्वेश्चन है 108। तो इसमें पूछा गया है यह मृग किसका भेद है। तो 108 का सही विकल्प होगा सी, रूपक का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 109 पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कौमुदी का मूल भाव क्या है। तो जो कौमुदी का मूल भाव रहेगा तो ये रहेगा हास्य। यहाँ पर जो विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 110। तो इसमें पूछा गया है विभावानुभावी संचारी संयोगादर रस निष्पत्ति किसकी परिभाषा है। तो ये जो परिभाषा होगी तो ये होगी विकल्प ए, रस की परिभाषा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 111। तो इसमें पूछा गया है रंग निर्देश से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर जो 111 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, नाटक लेखक के निर्देश। अगला क्वेश्चन है 112। तो इसमें पूछा गया है अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है। तो ये किया गया है सूरदास। अगला क्वेश्चन है 113। पूछा गया है स्नेह निर्जर बह गया कविता किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो 113 का सही विकल्प रहेगा तो ये रहेगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पर ए सही विकल्प होगा। अगला जो क्वेश्चन है 114। तो इसमें पूछा गया है प्रेत का बयान कविता किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है नागार्जुन के द्वारा। यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 115। पूछा गया है टिप्पणी या टिप्पणी का अंग्रेजी में पर्याय क्या है। तो जो 115 का सही विकल्प रहेगा तो ये रहेगा प्रेसी राइटिंग या प्रेस राइटिंग। यहाँ पर सी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन 116 है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा। तो ये कहा गया था राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। 116 का सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी में किस शहर की भीड़ के बारे में बताया गया है। तो ये बताया गया है विकल्प ए, अमृतसर। अगला क्वेश्चन है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति किस विधा की रचना है। तो ये होगी विकल्प बी, नाटक, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। अगला क्वेश्चन है 119। पूछा गया है परिप्रवास में किस समय का चित्रण किया गया है। तो ये किया गया है विकल्प डी, संध्या का। अगला क्वेश्चन है 120। तो इसमें पूछा गया है एक सड़क 57 गलियां उपन्यास के लेखक कौन है। तो ये होंगे विकल्प सी, कमलेश्वर। हिंदी साहित्य का इसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के ही प्रश्नों को। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिप्टी कलेक्टरी किस कहानीकार की कहानी है। तो जो ये कहानी है इसके कहानीकार होंगे आपके यहाँ पर विकल्प सी, अमरकांत। अमरकांत की कहानी है ये। अगला जो क्वेश्चन है ये है सोन मछली किसकी कविता है। तो जो सोन मछली कविता है ये होगी आपकी अज्ञेय की कविता। यहाँ पर जो विकल्प ए है सही होगा। अगला क्वेश्चन है 3 छायावाद की समय सीमा निम्न में से क्या होगी। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों के अनुसार छायावाद की समय सीमा होगी विकल्प बी, 1918 से लेकर 1938 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है 4 निम्नलिखित में से कौन प्रतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि नहीं है। तो पूछा है नहीं है। तो यहाँ पर जो केदारनाथ अग्रवाल ये हैं, नागार्जुन हैं ये भी हैं, त्रिलोचन ये भी हैं, सिर्फ
अंगेजी नहीं है, सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 5, कविता शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हल्फनामा है। कविता की यह परिभाषा किस कवि ने दी थी? बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। तो ये जो कथन है ये होगा सुदामा पांडे धूमिल का, यहाँ पर जो ए सही विकल्प रहेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता सकते हो, क्योंकि ये हमारे निजी प्रयास है, यहाँ पर गलती होने की संभावना होती रहती है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वे भी अपने उत्तरों का मूल्यांकन कर सकते हैं कि उनके कितने प्रश्न ठीक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6, पूछा गया है लाल पान की बेगम कहानी के कहानीकार कौन हैं? तो ये कहानी बहुत ही परीक्षा में पूछी जाती है, इसलिए मुझे लगता है कि आपने ये प्रश्न तो ज़्यादा सही किया होगा। तो ये कहानी होगी फणीश्वर नाथ रेणु की, यहाँ पर जो सी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 7, तो यहाँ पर पूछा गया है सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो जो सिद्ध थे इनकी संख्या मानी जाती है 84, यहाँ पर सी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 8, पूछा गया है खड़ी बोली का दूसरा नाम है। तो जो खड़ी बोली का दूसरा नाम है तो ये होगा विकल्प बी, कौरबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10, पूछा गया है रंगमंच में पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहा जाता है? तो जो रंगमंच के पीछे पर्दे के पीछे के स्थान को कहा जाता है तो ये कहा जाता है नेपथ्य, यहाँ पर जो बी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 11, तो पूछा गया है निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं? पंक्तियाँ हैं अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैदन विदेश चली जाती ही अति खवारी। तो ये पंक्ति भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसलिए सही विकल्प रहेगा यहाँ पर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों जो ये प्रश्न पत्र था बहुत ही आसान था। अगर आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से LT टेट या कमीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ये प्रश्न पत्र आसानी लगा होगा, क्योंकि अधिकतर प्रश्न हमने अपने इस चैनल में डिस्कस किए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12, पूछा गया है गंगावतरण तथा उद्धव शतक नामक रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा दोस्तों तो ये रहेगा विकल्प डी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। गंगावतरण और उद्धव शतक इनकी ही रचनाएं हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है 13, पूछा गया है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये कथन छायावाद के लिए किसका है? तो ये कथन भी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये कथन होगा यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र का। अगला क्वेश्चन है 14, तो पूछा गया है जूही की कली, पंचवटी, विधवा और भिक्षुक। जूही की कली, पंचवटी, विधवा और भिक्षुक, इन कविताओं के लेखक कौन हैं? तो ये होंगे विकल्प ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है 15, प्रश्न है मादकता शराब साकी में खाने का सबसे ज़्यादा प्रयोग किस रचना में हुआ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है इसका सही विकल्प ए या सी में से होना चाहिए। मुझे ज़्यादातर लगता है कि मधुबाला इसका सही उत्तर होगा, विकल्प ए, पर मैं आपको इसके अगले पार्ट में इसका सही उत्तर बता दूंगा। अगर आपको इसका सही उत्तर आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। मैं आपको गलत उत्तर नहीं बताना चाहता हूँ, इसलिए इसे स्किप कर देते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 16, पूछा गया है गीत फरोश नामक रचना के लेखक कौन हैं? तो जो गीत फरोश नामक काव्य रचना है इसके रचनाकार माने जाएंगे विकल्प सी, भवानी प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन है 17, पूछा गया है अंधायुग नामक प्रसिद्ध रचना के रचनाकार कौन हैं? तो ये होंगे विकल्प डी, धर्मवीर भारती। तो जो अंधायुग है यह एक काव्य नाटक है और इसके रचनाकार होंगे धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है 18, पूछा गया है मैला आंचल नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? तो जो मैला आंचल उपन्यास है यह एक आंचलिक उपन्यास है और इसके उपन्यासकार हैं विकल्प डी, फणीश्वर नाथ रेणु। जो ये उपन्यास है इससे हिंदी साहित्य का प्रथम आंचलिक उपन्यास होने का भी गौरव प्राप्त है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन है 19, पूछा गया है यह पथबंधु था
तथा नदी यशस्वी नामक ये दोनों उपन्यास किसके हैं? तो ये दोनों उपन्यास होंगे नरेश मेहता के। यहाँ पर जो सी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 20, पूछा गया है राग दरबारी नामक बहुचर्चित उपन्यास किसने लिखा है? तो ये लिखा है दोस्तों विकल्प बी श्रीलाल शुक्ल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 21, तो इसमें पूछा गया है उसने कहा था नामक प्रसिद्ध कहानी किसने लिखी है? तो ये कही लिखी गई है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप उनके साथ भी जुड़ सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 22, पूछा गया है भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी कौन सी है? तो जो दिए गए विकल्पों के अनुसार ये कहानी रहेगी मलबे का मालिक, और इस कहानी के रचनाकार होंगे मोहन राकेश। यहाँ पर जो बी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 23, पूछा गया है वापसी नामक कहानी के कहानीकार कौन हैं? तो इस कहानी के कहानीकार होंगे विकल्प सी उषा प्रेमवदा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 24, पूछा गया है सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन हैं? तो जो सच्ची वीरता नामक निबंध है इसके निबंधकार होंगे विकल्प डी सरदार पूर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों 25, तो पूछा गया है उत्साह निबंध के निबंधकार कौन हैं? तो सबसे पहले आपको तो याद रखना है जो उत्साह है इस नाम का एक निबंध भी है। और पूछा गया है कि जो उत्साह निबंध के निबंधकार कौन हैं? तो ये होंगे विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्य का इतिहास है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं पढ़ा है तो आप उसे भी पढ़ सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग एनटी नेट की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको इस निबंध मतलब इस इतिहास ग्रंथ का महत्व पता ही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 26, पूछा गया है गतिशील चिंतन निबंध के निबंधकार कौन है? तो जो ये निबंध है गतिशील चिंतन इसके निबंधकार होंगे विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 27, पूछा गया है लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये भी याद रखना है कि जो लहरों के राजहंस है यह एक नाटक है और इसके नाटककार होंगे विकल्प डी मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन है 28, पूछा गया है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो हिंदी दिवस मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। यहाँ पर सी सही विकल्प रहेगा। आपके लिए एक प्रश्न छोड़ देता हूँ, आपको बताना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है 29, पूछा गया है तोड़ती पत्थर कविता के रचनाकार कौन हैं? तो ये कविता भी बहुत ही प्रसिद्ध है और इसके जो रचनाकार होंगे तो ये होंगे विकल्प डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 30, पूछा गया है रोटी और संसद कविता के रचयिता कौन हैं? तो ये होंगे विकल्प बी सुदामा पांडे धूमिल। आपको दोस्तों साथ साथ में इसकी विधा भी याद रखनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पूछा गया है कि रोटी और संसद कविता, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो रोटी और संसद किस विधा की रचना है? तो ये है कविता विधा की रचना और इसके रचनाकार है सुदामा पांडे धूमिल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों 32, तो पूछा गया है तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूँ उस पार क्या है? पंक्ति किसकी है? तो जो ये पंक्ति होगी ये होगी विकल्प ए महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन है 33, पूछा गया है निम्न में से किस कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो वो रहेगा विकल्प सी तमस को। बाकी उर्वशी, चिदम्बरा और यामा को मिला है। जो तमस है इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 34, पूछा गया है अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि विधा से संबंधित है ये, तो इसलिए आपको विधा भी याद रखनी है। तो जो अरे यायावर रहेगा याद विधा होगी तो ये होगी विकल्प बी यात्रा वृत्तांत, और ये है अज्ञे जी का यात्रा वृत्तांत। अगला क्वेश्चन है 35, पूछा गया है कबीर बाणी के डिक्टेटर थे।
ये कथन किसका है? तो ये कथन भी बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस कथन का उत्तर होगा विकल्प डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि जो कबीर हैं ये वाणी के डिक्टेटर हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो जो अष्टछाप का कवि नहीं होगा तो वो पहले देखते हैं अष्टछाप के कवि। सूरदास अष्टछाप के कवि हैं, कुंभनदास हैं, नंददास हैं, और जो रैदास हैं ये अष्टछाप के कवि नहीं हैं, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे वो होंगे ग्रामर से संबंधित और जिनमें हमें थोड़ा सा डाउट होगा। बाकी सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। जो अगला पार्ट होगा उसमें हम सभी क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस अवश्य करेंगे। अगला क्वेश्चन है 38, पूछा गया है आदिकालीन काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों जो ये प्रश्न है ये ना जाने मैंने अपनी कितनी ही वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा सिख साहित्य। जो सिख साहित्य है ये आदिकालीन काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। बाकी जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य ये तीनों ही आदिकालीन काव्य धारा में उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन है 39, पूछा गया है कभी कुछ ऐसी तान सुना जिससे उथल पुथल मच जाए। पंक्ति किसकी है? तो जो ये पंक्ति होगी ये होगी विकल्प ए, बालकृष्ण शर्मा नवीन की। ए सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 40, पूछा गया है फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल में क्या विशेषता है? तो ये होगा विकल्प ए, ठेठ देशीयता। इसमें ठेठ देशी शब्दों का प्रयोग किया गया है और ग्रामीण आंचल के बारे में बताया गया है मैला आंचल उपन्यास में। अगर दोस्तों आप एलटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो या हिंदी साहित्य के किसी भी विषय से संबंधित तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 41, पूछा गया है मधुमालती के लेखक हैं। तो जो रचना है मधुमालती ये सूफी काव्य परंपरा से संबंधित रचना है। इसके रचनाकार होंगे विकल्प बी, मंझन। अगला जो क्वेश्चन है ये है 42, पूछा गया है भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो जो भोजपुरी होगी ये होगी विकल्प बी, बिहार की बोली। अगला क्वेश्चन है 43, पूछा गया है कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये वही। तो जो कृष्ण काव्य की अपार संपदा होगी तो ये होगी ब्रजभाषा में रचित। यहाँ पर जो विकल्प ए है सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 45, तो पूछा गया है संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो जो संचारी भावों की संख्या मानी जाती है तो ये मानी जाती है 33। यहाँ पर जो विकल्प भी है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 46, पूछा गया है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो जो ये पंक्ति है बताना है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो अलंकार होगा तो ये होगा विकल्प भी, श्लेष अलंकार। ये प्रश्न भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है ये है 47, तो पूछा गया है कुकुरमुता कविता किसकी है? तो ये होगी विकल्प ए, निराला की कविता। तो आपने गौर किया होगा कि आज की इस प्रश्न पत्र में बहुत से प्रश्न निराला से पूछे गए थे, उनकी रचनाओं के बारे में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है 48, पूछा गया है नलिन विलोचन शर्मा तथा केसरी कुमार किस बात से संबंधित हैं? तो ये होंगे विकल्प ए, नकेन बात से। नलिन विलोचन शर्मा और केसरी कुमार ये दोनों ही नकेन बात से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है 49, तो पूछा गया है परिंदे कहानी के लेखक कौन हैं? तो जो परिंदे कहानी के लेखक हैं तो ये है निर्मल वर्मा। यहाँ पर ए सही विकल्प रहेगा। मजलिस किस देश की संसद का नाम है? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा मजलिस ईरान देश की संसद का नाम होगा। यहाँ पर सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सी लक्षद्वीप की राजधानी है? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा बी, जो कवरत्ती है ये लक्षद्वीप की राजधानी होगी। अगला क्वेश्चन है पहाड़ बेगाने नहीं होंगे पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जो ये पुस्तक है पहाड़ बेगाने नहीं होंगे इसके लेखक हैं शांता कुमार। यहाँ पर जो सी सही विकल्प होगा। दोस्तों यहाँ पर बता दूं, अगर आपने टेट्स के बाकी पार्ट नहीं देखे हैं
जो HP में टेट आयोजित किए गए थे उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर भी आप उन्हें देख सकते हो, क्योंकि आगे आने वाली परीक्षा के लिए ये आपको महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है तो ये होगा मध्य प्रदेश में स्थित। यहाँ पर जो डी है सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो जो अयोध्या शहर है यह है आपके सरयू नदी के किनारे स्थित। यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 134, पूछा गया है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो जो सौर मंडल का ग्रह होगा सूर्य के सबसे निकट तो वो होगा विकल्प सी बुध। अगला क्वेश्चन है, मैड्रिड किस देश की राजधानी है? तो जो मैड्रिड है ये होगी स्पेन की राजधानी। यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, ये पहले वाला ही प्रश्न पत्र है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 139, पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर सही विकल्प ए है 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 140, पूछा गया है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो जो भारत में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था तो ये अपनाया गया था विकल्प डी 22 जुलाई 1947। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो कोणार्क में कौन सा मंदिर है। जो कोणार्क में मंदिर है सूर्य मंदिर। और पूछा गया है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपके उड़ीसा में। यहाँ पर जो विकल्प भी है बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी गई थी विकल्प डी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो जो दिल्ली चलो का नारा दिया था ये दिया गया है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यहाँ पर सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में किस देश में खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा भारत में। यहाँ पर जो डी है सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है, IPL 2020 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो ये जीता गया है मुंबई इंडियंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कथकली नृत्य किस प्रांत से संबंधित होगी? तो ये होगी विकल्प सी केरल से संबंधित। हमारा अगला क्वेश्चन है 138, पूछा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A संबंधित है? तो ये होगा स्वतंत्रता से। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो ये होगा दोस्तों बंगाल गजट। यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 122, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो बिहू त्यौहार है ये मनाया जाता है असम में। ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सही विकल्प यहाँ पर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 123, भारतीय राजनीति में देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विकल्प सी चित्तरंजन दास को। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।